ओपन क्लॉ दैनिक में आपका स्वागत है। मैं नोवा हूं। और मैं अलॉय हूं। बड़ा हफ्ता है। चलिए शुरू करते हैं। एआई कंपनियां पहले मॉडल बेंचमार्क के लिए लड़ती थी। अब वे पाइप, टूल, प्रोटोकॉल और वही उबाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद रही हैं, जो चुपचाप तय करता है कि तेज निर्माण कौन करेगा। अब वही हो रहा है। पाइप, टूल, प्रोटोकॉल, वही उबाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर जो चुपचाप तय करता है कि कौन तेजी से बना सकता है। अगर समझना है कि यह मार्केट कहाँ जा रहा है, तो लीडर बोर्ड में मत अटकिए। देखें कि सड़कों का मालिक कौन है। चलिए इसमें जाते हैं। ओपनएआई ने इस हफ्ते एस्ट्रल का अधिग्रहण घोषित किया और टेक न्यूज साइकिल ने इसे एक और चमकदार डील की तरह पेश किया। क्या यह सच में इतना बड़ा है? यह सिर्फ एक और चमकीली डील नहीं है। अगर आप सॉफ्टवेयर की दुनिया के बाहर हैं, तो यह निच स्तर की लग सकती है, लेकिन अगर रोजाना पाइथन में काम करते हैं, तो यह भूकंपीय लगेगी। एस्ट्रल की पृष्ठभूमि बताइए। मुझे पता है ये कोई रैंडम पैकेज नहीं है जिसमें क्यूट लोगो हो। एस्ट्रल 3 साल पुरानी फाउंडर-लेड कंपनी है जिसने डेवलपर टूलिंग में कुछ दुर्लभ काम किया, लोगों को तुरंत महसूस कराया कि पुराना तरीका टूटा हुआ था। चार्ली मार्श, जो पहले उबर में थे, ने 2023 की शुरुआत में एस्ट्रल शुरू की। इसका लक्ष्य था पाइथन विकास को कम अटपटा, कम धीमा और कम लेगेसी आदतों वाला बनाना। और निवेशकों ने तुरंत नोटिस कर लिया। हाँ, एक्सेल शुरुआत में आया। 16Z बाद में एस्ट्रल का वैल्यूएशन लगभग $200 मिलियन तक चला गया। अपने अधिग्रहण बयान में मार्श ने कहा कि परिणाम उनके सबसे महत्वाकांक्षी अंदाजों से भी आगे निकला। यह फाउंडर टॉक का मतलब होता है, चीज बहुत बड़ी और बहुत तेज हो गई, जितना किसी ने नहीं सोचा था। क्यों? उन्होंने असल में बनाया क्या? कारण सीधा है। एस्ट्रल ने ऐसे टूल बनाए जो सचमुच फ्रिक्शन हल करते हैं, सिर्फ और औपचारिकता नहीं जोड़ते। पाइथन डेवलपर्स सालों से एक थोड़ा अजीब टूल बॉक्स में फंसे थे। पिप पैकेज के लिए, वेन्व या वर्चुअलिन्व अलग पर्यावरण के लिए, पिएन्व पाइथन वर्जन मैनेजमेंट के लिए, पोएट्री या कुछ वैसा डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन और पैकेजिंग के लिए, और साथ में शेल के कुछ मंत्र जो पुराने डॉट फाइल खोलने पर ही याद आते हैं। लोग उस पर आदी हो गए थे। यही इंजीनियर करते हैं। दर्द को नॉर्मल बना देते हैं और नाम देते हैं वर्कफ्लो। फिर यूवी आया और लगभग कह दिया, ये 5 टूल क्यों? और वहीं जादू हुआ। यूवी एनवायरनमेंट निर्माण, पैकेज इंस्टॉलेशन, डिपेंडेंसी लॉकिंग और पाइथन वर्जन हैंडलिंग को एक तेज बाइनरी में समेट देता है। मार्केटिंग वाला फास्ट नहीं, बल्कि वो फास्ट जिसमें पुराने वर्कफ्लो में रोकना, चेक करना, इंतजार करना और दोबारा शक करना पड़ता है, नया अनुभव तुरंत सा लगता है। एस्ट्रल ने इसे रस्ट में बनाया और स्पीड का फर्क जितना लगता है उससे ज्यादा मायने रखता है। जब लूप छोटा होता है, तो आप ज्यादा प्रयोग करते हैं, चीजें जल्दी ठीक करते हैं, टूलचेन से कम सौदेबाजी और असल कोड पर ज्यादा समय देते हैं। वही ब्रेक थ्रू था। और क्या बनाया एस्ट्रल ने? एस्ट्रल की दूसरी बड़ी चीज रफ थी, कोड क्वालिटी में इसी तरह का जादू। फ्लिक आर्ट, ब्लैक, आईसॉट और 2019 वाली इनहेरिटेड किसी भी लिंट कॉन्फ़िग के बीच जगलिंग करने के बजाय रफ एक ही जगह बहुत तेज लिंटर और फॉर्मेटर देता है। फिर वही बात, सुंदरता नहीं, टेम्पो। डेवलपर्स आर्किटेक्चर की बातें पसंद करते हैं, लेकिन दिन भर की खुशी अक्सर छोटे छोटे डिले से तय होती है। बूट होने में कितना समय, फॉर्मेटर चलने में कितना वक्त, टूल्स कितनी बार आपस में असहमत हों। राफ ने कई टीमों में यही फ्रिक्शन हटाया,
और जब ऐसा होता है अडॉप्शन ऑप्शनल से इनेविटेबल हो जाती है। इसलिए एक्विजिशन पर रिएक्शन भी वही लाइन पर बंटा जैसा अंदाजा था। हाँ, प्रैक्टिकल कैंप ने कंधे उचका कर कहा, अच्छा, कंसोलिडेशन हेल्दी हो सकता है। 5 की जगह एक बाइनरी मतलब कम मूविंग पार्ट्स, कम ब्रेकेज। एक बाइनरी को सिक्योर करना आसान, सिखाना आसान, कंपनी में स्टैंडर्डाइज करना आसान। इसमें सच्चाई है। किसी ने भी सीआई जॉब फेल होते हुए देखा होगा, क्योंकि वेंसडे को रिजॉल्वर अलग बिहेव करे और ट्यूसडे को अलग, तो समझ आता है अपील क्यों है। और दूसरा कैंप बोला, वाह, अब ओपनएआई जमीन का एक हिस्सा ओन कर रही है। यह कोई टिनफॉल हैट पैरानोया नहीं। हमने यह पैटर्न पहले भी देखा है। बिल्कुल। इलास्टिक ने दिशा बदल दी और ओपन सर्च आया। हासीकॉप ने लाइसेंसिंग सख्त की, ओपन टोफू आया। रेडिस में लाइसेंसिंग कॉन्फ्लिक्ट हुआ और कम्युनिटी बिखर गई। हर बार ऑफिशियल डिबेट लाइसेंसेस के बारे में होता है, लेकिन असली मुद्दा रोडमैप पर पावर है। कौन तय करता है कि क्या स्टेबल है? कौन तय करता है कि कौन सी इंटीग्रेशंस फर्स्ट क्लास हैं? कौन तय करता है टेलीमेट्री अंदर कब जाती है, क्लाउड टाइन्स कब प्रिविलेज्ड बनते हैं, और फास्ट पाथ आपको धीरे धीरे किस वेंडर इकोसिस्टम की तरफ ले जाता है? फोक कोड बचा सकते हैं, पर मोमेंटम, माइंडशेयर, मेंटेनर्स की एनर्जी नहीं बचाते। इसलिए यह एक्विजिशन सामान्य स्टार्टअप एग्जिट से बड़ा है। यही ओपनएआई ने सिर्फ टैलेंट वाली टीम या यूजफुल यूटिलिटी नहीं खरीदी, इसने रोजमर्रा के डेवलपर बिहेवियर पर लेवरेज खरीदा। यूवी और राफ वही टूल हैं जो चुपचाप डिफॉल्ट बन जाते हैं। ये टेम्पलेट्स, बूट कैम्प्स, डेव कंटेनर्स, सीआई इमेजेस, इंटरनल डॉक्स और मसल मेमोरी में बेक हो जाते हैं। एक बार कोई टूल इस लेयर पर पहुंच जाए तो वह सॉफ्टवेयर नहीं, प्लम्बिंग लगता है। कोई भी प्लम्बिंग तब तक नहीं सोचता जब तक कोई उसे खरीद न ले। यही रियल हेडलाइन है। हाँ, ओपनएआई अब सिर्फ मॉडल लेयर पर कॉम्पीट नहीं कर रही, वह उस पाथ को ओन करने की कोशिश कर रही है जिसे डेवलपर मॉडल से पहले वॉक करता है। एनवायरनमेंट, फॉर्मेटर, पैकेज मैनेजर, वो जगह जहां हैबिट्स बनते हैं। और जब यह हो जाए तो ऊपर कोडेक्स डालना फीचर नहीं, वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है। तो अगर फीड में यह छोटा डील लगा तो लगा नहीं था। यह पाइथन एक्सेंट वाला लैंड ग्रैब था। और यही अगले स्टोरी की तरफ ले जाता है। जब जायंट्स सड़कें खरीद रहे हैं, ओपन सोर्स वर्ल्ड तेजी से साइड स्ट्रीट्स बना रहा है। ओपन कोड ने एक मेजर अपडेट अभी शिप किया, और एआई टूलिंग रिलीज नोट्स में से यह वाकई मायने रखता है। बैकग्राउंड क्या है? मुझे पता है टीम कहीं इंटरेस्टिंग जगह से आती है। ओपन कोड की टीम एसएसटी, सर्वरलेस स्टैक से आती है। यह एक्सप्लेन करता है बहुत कुछ। एसएसटी की पहचान इसलिए बनी क्योंकि वे उस चीज में अनयूजुअली अच्छे हैं जिसमें ज्यादातर देवटूल्स खराब हैं। पहली आ को प्लेजेंट बनाना, सच में लिव लगने वाला लिव रीलोड, लोकल वर्कफ्लोज जो सजा जैसे नहीं लगते, इंटरफेसेस जो लगता है कि किसी ने उन खराब इंटरफेसेस को पर्सनली सफर करके बनाया हो। यही सेंसिबिलिटी यहाँ भी दिखती है। ओपन कोड लगता है उन लोगों ने बनाया जो समझते हैं कि डेवलपर्स आइडियोलॉजी लेक्चर नहीं चाहते, उन्हें टूल काम करता हुआ चाहिए। बिगेस्ट टेक्निकल अपग्रेड क्या है? पूर्ण लैंग्वेज सर्वर प्रोटोकॉल सपोर्ट। यह सूखा लगता है, लेकिन असिस्टेंट की क्वालिटी सीलिंग बदल देता है। एलएसपी के साथ ओपन कोड अब फाइलों को सिर्फ टेक्स्ट ब्लॉब्स की तरह देखकर अनुमान नहीं लगाता। यह वो सिंबल ग्राफ देखता है जो आपके आईडीई को दिखता है, फंक्शंस, टाइप्स, इंपोर्ट्स, रेफरेंसेस, एरर्स, डेफिनेशंस, कॉल साइट्स।
यानी एजेंट के पास अब फ्लैशलाइट नहीं, मैप है। इसलिए क्योंकि अधिकांश एआई कोडिंग फ्रस्ट्रेशन कॉन्टेक्स्ट फेलियर से आती है। मॉडल कुछ प्लॉजिबल लिख देता है, लेकिन ग्राउंडेड नहीं होता। टाइप अजम्पशन मिस कर देता है, 2 डायरेक्टरीज दूर का हेल्पर भूल जाता है, रेपो में न होने वाला पैटर्न इन्वेंट कर देता है, या कॉन्फिडेंटली उस कोड को रिराइट कर देता है जो किसी कारण वियर्ड था। सीमेंटिक अवेयरनेस सब कुछ नहीं सुलझाती, लेकिन नॉनसेंस रेट घटाती है। कोडिंग टूल्स में छोटा सा घटाव भी फर्क लाता है, यूजफुल असिस्टेंट और अनोइंग इंटर्न के बीच। दूसरा मेजर फीचर मल्टी सेशन पैरेललिज्म। यही जगह जेन्युइनली इंटरेस्टिंग बनती है। ओपन कोड अब एक ही वर्कस्पेस में अलग टास्क्स पर कई इंडिपेंडेंट एजेंट थ्रेड्स पैरेलल चला सकता है। कोई रिफैक्टर कर सकता है, दूसरा टेस्ट्स लिख सकता है, तीसरा फेलियर्स इंस्पेक्ट कर सकता है या डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर। यह सिर्फ ऑटो कंप्लीट का बड़ा वर्जन नहीं, यह नया वर्कफ्लो कैटेगरी है। सच बोले तो पैरेलल एजेंट्स कोई मैजिक नहीं। वे अभी भी एक दूसरे पर पैर रख सकते हैं। एफर्ट डुप्लीकेट हो सकता है, बाउंड्रीज अस्पष्ट हो तो मर्ज हेडेक्स भी। फिर भी यहीं से कोडिंग असिस्टेंट सिर्फ चैट विंडोज से ऑपरेशनली अलग होने लगते हैं। अब आप सिर्फ एक जवाब नहीं पूछ रहे, आप लेबर का ऑर्केस्ट्रेशन कर रहे हैं। और यही ओपन सोर्स की ओपनिंग है। क्योंकि प्रोप्राइटरी टूल्स के क्लियर एडवांटेजेस हैं, वे स्मूदर हैं, बेहतर फंडेड हैं, ज्यादा पॉलिश्ड और कई बार क्रीपी कन्वीनियंट। अगर क्लोज्ड प्रोडक्ट इंस्टेंट काम करे और ओपन प्रोडक्ट को सप्ताहांत कॉन्फ़िग प्लस प्रार्थना चाहिए, तो अधिकांश डेवलपर्स क्लोज्ड प्रोडक्ट चुनेंगे। न कि इसलिए कि वो सेल आउट हैं, बल्कि क्योंकि उन्हें काम करना है। ओपन सोर्स मूवमेंट कभी कभी इसे भूल जाता है और मॉरल सुपीरियॉरिटी कन्वर्ट न होने पर चौंक जाता है। तो ओपन कोड का अप्रोच क्या है? ओपन कोड असली लड़ाई समझता दिखता है। सिर्फ ओपन होना काफी नहीं, यूजेबल होना जरूरी है। पहले 10 मिनट्स में जीतना पड़ता है। इंस्टॉल, कनेक्ट, रन, वैल्यू। अगर डेवलपर जल्दी आहा मोमेंट पर पहुंचे तो ओपननेस फीचर बनती है, अगर नहीं तो ओपननेस होमवर्क बन जाती है। इस रिलीज में और क्या स्टैंड आउट था? 75 से ज्यादा मॉडल प्रोवाइडर्स का सपोर्ट। 1 साल पहले यह एब्सर्ड लगता, अब यह मार्केट दिशा लगता है। मॉडल लेयर तेजी से फ्रैगमेंट हो रही है। एंथ्रोपिक कुछ कामों के लिए, ओपनएआई किसी और के लिए, मूनशॉट कॉस्ट के लिए, लोकल मॉडल्स प्राइवेसी के लिए, और वेयर्ड नीश प्रोवाइडर्स एक्सपेरिमेंटल वर्कलोड्स के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब एक्सक्लूसिव एक्सेस टू वन ब्रिलियंट मॉडल नहीं, बल्कि राउट, स्वैप, कंपेयर और रिकवर करने की क्षमता है जब कोई प्रोवाइडर एक्सपेंसिव, स्लो, वियर्ड या पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट हो जाए। यही नीचे की बड़ी ट्रेंड है। मॉडल्स कंपोनेंट्स बन रहे हैं। महंगे, स्ट्रैटेजिक, जियोपॉलिटिकली मेसी कंपोनेंट्स, ठीक है, लेकिन फिर भी कंपोनेंट्स। अगर ऐसा है तो वैल्यू ऊपर शिफ्ट होता है। ऑर्केस्ट्रेशन, इंटरफेस, कॉन्टेक्स्ट हैंडलिंग, ट्रस्ट। मोट अब सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं, एक्सपीरियंस है। इसलिए ओपन कोड का मूव ओपन कोड से आगे मैटर करता है। यह संकेत है कि देव टूल्स में अगली टिकाऊ बढ़त शायद उसी की होगी जो कई मॉडल्स के आसपास बेस्ट कंट्रोल प्लेन बनाए, न कि किसी एक मॉडल की भक्ति करने वाले की। और जब बड़े वेंडर्स हाईवे एग्जिट्स खरीदने में लगे हों, ओपन वर्ल्ड के पास अभी भी मैप रखने का मौका है। इसी से हमें वर्डप्रेस और एनसीपी की तरफ लाता है, जहां यही लड़ाई आईडीई से बाहर चल रही है। वर्डप्रेस का एमसीपी अडॉप्ट करना ऐसी कहानी है जो शुरुआत में बोरिंग लगती है, जब तक आप अनलॉक होने वाली चीज न समझ लें। इसे तोड़ते हैं। एनसीपी एग्जैक्टली है क्या?
MCP यानी मॉडल सेंट्रिक प्रोटोकॉल बेसिकली यह प्रयास कि एजेंट्स वास्तविक सॉफ्टवेयर से कैसे कनेक्ट करें। टूल्स, रिसोर्सेज, प्रॉम्प्ट्स, ऑथ, स्ट्रक्चर्ड एक्सेस, प्रेडिक्टेबल ऑपरेशंस। फर्क यह कि AI सिर्फ वेबसाइट पर वेगली वेव करे और आपके पास वास्तविक कीकार्ड हो। एंथ्रोपिक ने मोमेंटम शुरू किया, मगर नोटेबल यह है कि कितने मेजर प्लेयर्स इसके साथ अलाइन हुए हैं। OpenAI ऑनबोर्ड, गूगल डीपमाइंड ऑनबोर्ड, टूल वेंडर्स इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड तब मैटर करता है जब पर्याप्त लोग इसे बाकी सब इन्वेंट करने से कम अनोइंग माने, और MCP शायद उस थ्रेशहोल्ड पर है। और वर्डप्रेस एक ह्यूज टेस्ट केस है। वर्डप्रेस टॉय नहीं। तरीके से गिने तो wordpress.com और व्यापक वर्डप्रेस इकोसिस्टम वेब के विशाल हिस्से को टच करते हैं। यह किसी छोटे स्टार्टअप का चेंजलॉग में AI सपोर्ट जोड़ना नहीं। यह वेब के सबसे पुराने, सबसे मेसी और सबसे ड्यूरेबल पब्लिशिंग सिस्टम्स में से एक का एजेंट स्टैंडर्ड में वायर होना है। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है? एक बार एजेंट साफ तरह ऑथेंटिकेट करके डिफाइन किया गया टूल सरफेस यूज कर ले, तो वह रियल पब्लिशिंग वर्क कर सकता है। ड्राफ्ट क्रिएट करना, मेटाडाटा अपडेट, रिवीजन के लिए पोस्ट पुल करना, रिलीज शेड्यूल करना, इमेजेस अटैच करना, शायद अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सिस्टम्स के साथ कोऑर्डिनेट भी। यह AI ब्लॉग पोस्ट लिख दे से कहीं बड़ा मामला है, जो हमने काफी पहले देख लिया और उत्साह से क्लैप्स बंद करना सीख लिया। इंटरेस्टिंग पार्ट टेक्स्ट जनरेशन नहीं है। बिल्कुल। पिछले 2 साल हमने दिखावटी नहीं, पर इम्प्रेसिव डेमोज देखी जो सैंडबॉक्स में अटकी थी। असिस्टेंट सजेस्ट कर सकता था, समराइज कर सकता था, कॉन्फिडेंट हैल्यूसिनेट कर सकता था। यूजुअली वो उन सिस्टम्स के अंदर एक्ट नहीं कर पाता था जो पहले से लोगों की डिपेंडेंसी में है, बिना ब्रिटल ग्लू लेयर के। MCP उसका जवाब है। एकमात्र जवाब नहीं, अंतिम भी नहीं, लेकिन वास्तविक जवाब है। MCP का ड्राफ्ट फर्स्ट वर्कफ्लो सच में स्मार्ट लगता है। यह सेम डिफॉल्ट है। एजेंट ड्राफ्ट करता है, ह्यूमन रिव्यू करता है, कंटेंट डेस्टिनेशन सिस्टम में रहता है, वर्जन हिस्ट्री बची रहती है, कोलैबोरेशन लेजिबल रहती है। यही तरीका है ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस करने का बिना कंटेंट पाइपलाइन को तुरंत हॉन्टेड हाउस बनाए। लेकिन टेम्पटेशन भी है, सही? जब मैकेनिज्म मौजूद होता है, ऑर्गेनाइजेशंस चाहेंगी कि लूप का महंगा हिस्सा, ह्यूमन, हटा दें। यह पैटर्न पुराना है। पहले AI असिस्ट, फिर एक्सेलरेट, फिर लोरिस्क केसेस में ऑटो अप्रूव, फिर कोई पूछे क्यों अभी अप्रूवल चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हर टीम फुल ऑटोपायलट पर चली जाएगी, लेकिन यह मान लेना कि प्रेशर नहीं आएगा, चाइल्डिश है। कॉन्सिक्वेंसेस अनिवार्य आएंगी। किसी सोलो क्रिएटर के लिए MCP शानदार हो सकता है। शो नोट्स ड्राफ्ट करना, टाइम स्टैम्प्स पुल करना, रॉ ट्रांसक्रिप्ट को फॉर्मेटेड पोस्ट में बदलना, 1 घंटे की बचत। किसी मार्केटिंग टीम के लिए यह कंटेंट OPS को स्केल करने में मदद करेगा बिना हेडकाउंट बढ़ाए। किसी न्यूज़रूम में यह ऐसे पब्लिशिंग पाइपलाइन का हिस्सा हो सकता है जो मशीन स्पीड से चले और ह्यूमन सिर्फ एक्सेप्शंस, करेक्शंस, लीगल सैनिटी चेक्स के लिए रहें। क्या रीडर्स नोटिस करेंगे? बहुत जगह सीधे नहीं। अगर आर्टिकल क्लीन, एक्यूरेट और यूजफुल है, ज्यादातर रीडर्स नहीं पूछते कि पहला ड्राफ्ट इंसान ने लिखा या JWT वाले मॉडल ने। लेकिन प्रोवेनेंस कुछ डोमेन्स में मैटर्स, और उससे भी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी। जब एजेंट्स स्टैंडर्डाइज्ड पाइप्स के जरिए प्रोडक्शन सिस्टम्स में काम करें, सवाल बदलता है, कैन AI हेल्प विद कंटेंट? नहीं, बल्कि किसने एक्शन अप्रूव की और बाद में ऑडिट कैसे होगा। इसलिए वर्डप्रेस का MCP अपनाना सिर्फ प्लगइन स्टोरी से बड़ा लगता है। यह कहता है कि एजेंटिक वेब लैब से CMS में जा रहा है।
भविष्य सिर्फ स्मार्टर चैट विंडोज नहीं, बल्कि ऐसे सॉफ्टवेयर में है जो वही सिस्टम्स पर एक्शन ले सकते हैं जो लोग सच में उसे करते हैं। अगर सेगमेंट 1 टूल्स फ्लोर बाइंग था, तो यह डोर्स स्टैंडर्डाइज करने की बात है। और यही सेगमेंट 4 को सेट करता है, क्योंकि जब डोर्स खुल जाए, अगली लड़ाई यह होगी कि दूसरी तरफ की इंटेलिजेंस कौन देता है और किस कीमत पर। कर्सर इस बात का साफ उदाहरण बन गया है कि मॉडल को पूरी प्रोडक्ट मानना बंद करने पर क्या होता है। हाँ, कंपनी ने स्लिक एडिटर एक्सपीरियंस दी है। हाँ, टीम का आईडी पेडिग्री स्ट्रॉन्ग है। हाँ, कंप्लीशंस तेज हैं और प्रोडक्ट अनयूजुअली कोहेरेंट लगता है। लेकिन वास्तविक कहानी नीचे है। कर्सर उस दुनिया में फ्लरिश कर रहा है जहां मॉडल एक्सेस खुद राउटर्स, होस्ट्स और इंटरचेंजेबल्स बैकएंड्स का मार्केट बन रहा है। एंटर किमी के 2.5 फ्रॉम मूनशॉट एआई। मजबूत कोडिंग परफॉर्मेंस, लोअर कॉस्ट प्रोफाइल, सीरियस मोमेंटम और एक जियोपॉलिटिकल रिंकल, क्योंकि मूनशॉट चाइनीज लैब है और पॉलिसी मेकर्स इसे चेसबोर्ड की तरह देखने लगे हैं। कागज पर अडॉप्शन मेसी लगना चाहिए। रियल में अगर मॉडल तेज, केपेबल और चीप है तो डेवलपर्स उसे ट्राई करेंगे। यही मार्केट की सच्चाई है। यूजर जियोपॉलिटिक्स पर ओपिनियन रख सकता है, प्रोक्योरमेंट टीम निश्चित रूप से रखती है, लेकिन इंजीनियर जिसका काम लेटेंसी कम और इन्फ्रेंस बिल सेन रखना है, उसकी सरल रिलीजन यही है। क्या ये काम करता है? खास क्या बनाता है इसे? फायरवर्क्स एआई का सर्विंग लेयर में रोल। फायरवर्क्स सिर्फ एक मिस्टिकल मॉडल नहीं बेचता, यह मॉडल को प्रोडक्शन में होस्ट, राउट, ऑप्टिमाइज और ऑपरेशनलाइज करने की क्षमता बेचता है। फ्रंटियर रिसर्च जितना ग्लैमरस नहीं लगता, लेकिन ग्लैमर ओवररेटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर तब जीतता है जब वह बोरिंग और इंडिस्पेंसिबल हो जाता है। कर्सर जैसी टूल के लिए यह आइडियल है। कर्सर प्रोडक्ट एक्सपीरियंस पर फोकस कर सकता है, जबकि फायरवर्क्स स्केलिंग, राउटिंग, अपटाइम, लेटेंसी मैनेजमेंट, मॉडल डिप्लॉयमेंट जैसी अगली चीजें संभालता है। वही मशीनरी जिससे यूजर्स शायद ही सोचते हैं जब तक वो टूट न जाए। और क्योंकि फायरवर्क्स कई प्रोवाइडर्स तक एक्सेस मीडिएट कर सकता है, मॉडल एक परमानेंट आइडेंटिटी की बजाय स्वैप कर सके ऐसे इंजन जैसा बनता है। यह बड़ा शिफ्ट है। कुछ समय तक एआई मार्केट हेवीवेट टाइटल फाइट की तरह बताया गया। किस लैब का स्मार्टेस्ट मॉडल, किसे इस महीने बेंचमार्क क्राउन मिले, अभी भी मायने रखता है, पर पहले से कम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब इन्फ्रेंस एक्सेस, ऑर्केस्ट्रेशन और डिलीवरी इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहा है। अगर प्रोडक्ट स्मार्ट राउटिंग कर सके, लेटेंसी लो रखे, क्वालिटी प्रिजर्व करे, यूजर को स्टेबल सर्विस मिलती है भले सप्लाई चेन बदल जाए। यही इन्फ्रेंस मार्केटप्लेस का असली अर्थ है, वॉलेटिलिटी पर एब्स्ट्रैक्शन। और अभी क्यों इम्पॉर्टेंट है, समझ आता है। मॉडल्स तेजी से इम्प्रूव करते हैं, प्राइसेस बदलते हैं, अवेलेबिलिटी बदलती है, पॉलिसी रिस्क्स आते हैं, नेशनल ओरिजिन कंसर्न्स फ्लेयर अप होती है। सिंगल एक्सक्लूसिव प्रोवाइडर पर बना कंपनी एक क्वार्टर ब्रिलियंट दिख सकता है और अगले में ट्रैप्ड। राउटिंग पर बना कंपनी फ्लेक्सिबल दिखता है। फ्लेक्सिबिलिटी अब अडल्ट स्ट्रैटेजी लगने लगी है। यही ओपन क्लॉ एंगल रेलेवेंस दिखाता है। जो लोग लोकल मॉडल्स या हाइब्रिड स्टैक्स रन करते हैं, उनके लिए फायरवर्क्स पैटर्न वैलिडेशन है। यह केस मजबूत करता है मॉडल एग्नोस्टिक सिस्टम्स का, जो टास्क के हिसाब से होम जीपीयू, होस्टेड एंडपॉइंट या प्रीमियम एपीआई पर काम भेज सके। प्राइवेसी सेंसिटिव जॉब लोकल रखो, हाई वैल्यू रीजनिंग टास्क, स्ट्रॉन्गर रिमोट मॉडल पर बर्स्ट, चीप बैच वर्कलोड, बजट ऑप्शन पर राउट करो। यह कॉम्प्रोमाइज आर्किटेक्चर नहीं रह गया, यह अब अच्छी आर्किटेक्चर है। जियोपॉलिटिकल एंगल मसाले जैसा है,
लेकिन पूरी थाली नहीं। कुछ लोग चाइनीज मॉडल अडॉप्शन को स्ट्रैटेजिक एक्सपोजर कहेंगे, कुछ इसे हेल्दी कंपटीशन और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन कहेंगे। दोनों में वेट है, लेकिन नीचे प्रोडक्ट लेयर पर देव्स वही करते हैं जो हमेशा करते हैं, स्पीड, कॉस्ट, कैपेबिलिटी, कन्वीनियंस चुनते हैं। रेगुलेशंस मैटर, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स भी मैटर, लेकिन मार्केट्स का एक तरीका होता है स्पीचेस के आसपास राउट करने का। यानी कर्सर किमी वर्क्स ट्रायंगल सिर्फ पार्टनरशिप स्टोरी नहीं। यह प्रीव्यू है कि इन्फ्लुएंस इकोनॉमी कैसे दिखती है जब कोई पूरा स्टैक क्लीन ओनरशिप से नहीं रख सकता। मॉडल मैटर करता है, होस्ट मैटर करता है, राउटर मैटर करता है, इंटरफेस मैटर करती है, और दिन ब दिन वही जीतेगा जो इन लेयर्स को सबसे स्मूथ कॉम्बाइन करे। अब यह हमें मेटा ले जाता है, जहां यही कंसोलिडेशन इंस्टिंक्ट कहीं ज्यादा डार्क कॉन्टेक्स्ट में दिखता है, मॉडरेशन। मेटा हर साल स्टैगरिंग अमाउंट ऑफ कंटेंट प्रोसेस करती है, लाइक्स, कमेंट्स, डीएम्स, वीडियोस, स्टोरीज, ग्रुप पोस्ट्स, स्कैम लिंक्स, स्पैम पिरामिड्स, वास्तविक कम्युनिटी, टोटल नॉनसेंस, और कभी-कभी सभ्यता की झलक जो किसी धागे पर टिकी हो। करीब 3.3 बिलियन डेली एक्टिव यूजर्स के साथ मानवीय स्केल की साफ मॉडरेशन प्रैक्टिकली संभव नहीं, कभी थी ही नहीं। यही इसलिए मैटर करता है क्योंकि पब्लिक मॉडरेशन चर्चा अभी भी ऐसे करती है जैसे मेटा बस पर्याप्त लोग हायर करके सॉल्व कर देगी। नहीं कर सकती। इस स्केल पर ह्यूमन मॉडरेशन हमेशा ट्रियाज था, हमेशा चुना हुआ, हमेशा हार्म रिडक्शन, पीआर, लीगल एक्सपोजर और ऑपरेशनल कॉस्ट के बीच कॉम्प्रोमाइज। कंपनी ने सालों तक दिखावा किया कि मशीन में वास्तव में अधिक ह्यूमन जजमेंट है। अब आगे का मूव। मेटा अगला ऑब्वियस मूव कर रही है, तीसरे पक्ष मॉडरेशन वेंडर्स पर निर्भरता घटाना और एआई के जरिए अधिक डिसीजन मेकिंग इन हाउस शिफ्ट करना। इसमें फाइनेंशियल लॉजिक है। वेंडर मॉडरेशन महंगा है, जजमेंट आउटसोर्स करना मेसी है, अपना स्टैक बढ़ाने से टाइट कंट्रोल, फ्यूअर कॉन्ट्रैक्चुअल लेयर्स और समय के साथ संभावित बिलियंस की सेविंग्स। श्रम पक्ष भी मैटर करता है। कंटेंट मॉडरेशन टेक की शायद सबसे अगलीस्ट हिडन जॉब्स में से एक रहा है। कॉन्ट्रैक्टर्स ने खराब हालात, असंभव कोटास, इनएडिक्वेट मेंटल हेल्थ सपोर्ट और लगातार हिंसा, शोषण, अब्यूज और इंटरनेट की गंदी सामग्री में काम करने से होने वाली मानसिक क्षति डॉक्यूमेंट की है। इसलिए जब लोग एआई मॉडरेशन सुनते हैं और तुरंत केवल जॉब लॉस की कहानी सुनते हैं, वो कुछ महत्वपूर्ण मिस कर देते हैं। किसी को सबसे ट्रॉमेटिक रिव्यू वर्क ऑटोमेट करने के लिए ह्यूमन केस भी है। किसी को भी किराया कमाने के लिए ह्यूमैनिटी के वर्स्ट अपलोड्स में डूबना नहीं चाहिए। फिर भी ऑटोमेशन ऑटोमैटिकली फेयर सिस्टम नहीं बनाती। यह सिर्फ दर्द की जगह बदलती है। एक बड़ा मुद्दा अपील गैप है। जब ह्यूमन मॉडरेटर निर्णय लेता है, इवन गलत, कम से कम प्रोसेस का आकार समझ आता है। एक व्यक्ति था, एक क्यू थी, शायद सुपरवाइजर, पेपर ट्रेल और एस्केलेशन की थोड़ी संभावना। जब एआई सिस्टम कंटेंट फ्लैग, सप्रेस या रिमूव करता है, यूजर्स अक्सर ओपेसिटी की दीवार से टकराते हैं। अपील पाथ टेक्निकली मौजूद है, लेकिन रीजनिंग मर्की, रिस्पॉन्स टाइम इनकंसिस्टेंट और पावरलेसनेस कहीं ज्यादा। यदि आपका अकाउंट मॉडल के कारण पनिश हो, तो डिसएग्रीमेंट जैसा नहीं लगता है मौसम बदल गया। और एडवर्सेरियल प्रॉब्लम भी है। ह्यूमन मॉडरेटर्स के पास सभी सीमाओं के बावजूद इंस्टिंक्ट हो सकता है। वे उभरते स्कैम फॉर्मेट्स देख लेते हैं, कोऑर्डिनेटेड हैरासमेंट कैंपेन की वाइब पहचानते हैं, एक लाइन को एक कॉन्टेक्स्ट में स्लर, दूसरे में रिक्लेम जोक और तीसरे में न्यूज़वर्दी क्वोट समझते हैं। मॉडल्स विशाल डेटा पर ट्रेन हो सकते हैं,
बट मलिशियस एक्टर्स फास्ट अडैप्ट करते हैं। वे ब्लाइंड स्पॉट्स प्रोब करते हैं, भाषा बदलते हैं, नुकसान को आयरनी, मेम्स और कोडेड रेफरेंसेस में रैप करते हैं। मॉडरेशन सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं, यह उन लोगों से ऑनगोइंग आर्म्स रेस है जो खुद को हार्ड टू क्लासिफाई बनाना चाहते हैं। इसलिए मेटा का भाषा प्रयोग स्केप्टिसिज्म मांगता है। कंपनी कहती है कि वह काम जो बेटर सूटेड टू टेक्नोलॉजी है उसे ऑटोमेटेड सिस्टम्स में शिफ्ट कर रही है। वह फ्रेज बहुत काम करती है। बेटर सूटेड किसके हिसाब से? किस एरर टॉलरेंस में? जब सिस्टम गलत हो जाए तो रिकॉर्स क्या? यह वही कॉर्पोरेट वर्डिंग है जो सॉफ्ट लगती है जबकि हार्श ट्रेड ऑफ्स को छुपाती है। एक्सेप्टेबल कोलैटरल डैमेज पर कठोर बहस। नरम सुनाई देता है लेकिन कठोर फैसले छुपे हैं। कुछ कैटेगोरीज आसान हैं, हालांकि स्पैम, ज्ञात टेररिस्ट मटेरियल हैशेस, हजारों अकाउंट्स पर फैला ऑब्वियस स्कैम स्पैम। ठीक है, मशीन को करने दो। लेकिन कठिन मामलों में ही वास्तविक मुद्दा है। हेट स्पीच जैसा दिखने वाला सटायर, एक्टिविस्ट डॉक्यूमेंटेशन जैसा दिखने वाला वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, कंटेक्स्ट सेंसिटिव जोक्स, न्यूज फुटेज, मेडिकल इमेजरी, राजनीति की वो रिटोरिक जो लाइन पर नाचती है। ये सोशल नेटवर्क में एज केसेस नहीं, इंटरनेट की जमीन है। बैलेंस्ड टेक क्या है? हाँ, एआई मॉडरेशन किसी अर्थ में अधिक ह्यूमेन हो सकती है। वह मानव एक्सपोजर टू हॉरिफिक मटेरियल कम कर सकती है, ग्लोबल स्केल पर काम कर सकती है और पॉलिसी को अपेक्षाकृत कंसिस्टेंट लागू कर सकती है जहां पॉलिसी मशीन रीडेबल हो। लेकिन इसमें नए खतरे भी हैं। निर्णय का केंद्रीकरण, ट्रांसपेरेंसी घटाना, लार्ज स्केल बियास्ड एरर और जब सिस्टम नुकसान करे तब नॉक करने के लिए कम ह्यूमन डोर्स। इसका मतलब यह नहीं कि जवाब सब कुछ ह्यूमन है। वह फैंटेसी मर चुकी है। मतलब यह कि एआई मॉडरेशन को टाइडी अपग्रेड की तरह बोलना बंद करें। यह पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डैमेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन है। और इस एपिसोड की बाकी कहानियों की तरह यह भी वही बड़ा पैटर्न दोहराता है। कंपनी सिर्फ स्मार्टर सिस्टम्स नहीं बना रही, वे निर्णय लेने के मैकेनिज्म्स पर ओनरशिप चाहती हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए चलिए फिर कुछ उपयोगी पर आते हैं। इस हफ्ते बिल्डर्स को प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? ठीक है बिल्डर्स, इनफ सीन सेटिंग। यह रहा प्रैक्टिकल रीड। फर्स्ट आइटम, एमसीपी अभी मायने रखता है, किसी भविष्य नहीं। अगर ओपनक्लो में एमसीपी टूल्स कॉन्फ़िगर्ड हैं, यह वही हफ्ता है शुरू करने का। प्रोटोकॉल सपोर्ट को चेकमार्क बनाकर भूल मत जाइए। उन सरफेसेस को देखें जहां आपके एजेंट्स वास्तव में टच कर सकते हैं। वर्डप्रेस, नोशन, इंटरनल डॉक्स, इशू ट्रैकर्स, जो भी आपके रियल वर्कफ्लो का हिस्सा है, एंड डिसाइड करें कि ड्राफ्ट फर्स्ट ऑटोमेशन कौन सा काम बचा दे बिना केओस के। एक ऐसी सरफेस से शुरू करें जिसे आप अच्छी तरह समझते हैं। फ्लो चलाइए, परमिशंस सेन रखें, फिर एक्सपैंड करें। दूसरा आइटम, ओपन कोड की ह्यूज प्रोवाइडर स्प्रेड सिर्फ कूल फीचर लिस्ट नहीं, यह पुष्टि करती है कि एक ही मॉडल वेंडर पर बेट लगाना सबसे तेज तरीका है खुद को किसी और का हॉस्टेज बनने का। मार्केट फ्रैगमेंट हो रहा है। अगर आपका सेटअप फ्लेक्सिबल है तो यह गुड न्यूज़, और अगर पूरी पाइपलाइन एक ही वेंडर के प्राइसिंग, रेट लिमिट्स और मूड स्विंग्स पर हार्डवायर्ड है तो बैड न्यूज़। ओपनक्लो का मॉडल एग्नोस्टिक रन टाइम सिर्फ फिलोसॉफिकल नीटनेस नहीं, प्रैक्टिकल इंश्योरेंस है। तीसरा आइटम, एस्ट्रल डील। एस्ट्रल डील आपको डिपेंडेंसीज के बारे में थोड़ा कम कैजुअल बनानी चाहिए, नॉट पैरानॉइड, बस लेस स्लीपी। अगर आपके वर्कफ्लो का हिस्सा किसी एक कंपनी ओन टूल पर निर्भर है जिसका इंसेंटिव कन्वीनियंस को लेवरेज में बदलने का है, तो कम से कम यह जानते रहें।
आज रात सब हटाने की जरूरत नहीं। लेकिन यह जान ले कि टर्म्स बदलें, बाइनरीज गायब हों या रोड मैप आपको अनवांटेड दिशा में मोड़ दे तो क्या दुखेगा। तो यह मूव है। अपने मॉडल स्टैक को उस तरह ऑडिट कीजिए जैसे जमीन खिसकने वाली हो, क्योंकि खिसकेगी। वह सवाल पूछिए जो अनोइंग है। अगर प्राइमरी प्रोवाइडर महंगा हो जाए, रेट लिमिटेड हो, अजीब पॉलिटिकल हो या सच में वर्स हो जाए, आगे क्या होगा? अगर जवाब हम पैनिक करते हैं है, तो बढ़िया, काम मिल गया। और क्या? एक एमसीपी वर्कफ्लो सेट करें जो सेफ डेस्टिनेशन में ड्राफ्ट दे। प्रोडक्शन फर्स्ट नहीं, ड्राफ्ट फर्स्ट। जानबूझकर बोरिंग रखिए। ब्लॉग पोस्ट ड्राफ्ट, इंटरनल नोट्स, चेंज लॉग, कुछ ऐसा जिसे बिना स्ट्रेस के इंस्पेक्ट करें। जब भरोसा बने कि रिलायबल है, लूप टाइटन करें। गोल यह नहीं कि डे 1 पर रोबोट को कीज दे दी जाए। गोल है हैंड ऑफ में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। कोडिंग वर्कफ्लो टेस्टिंग। फिर थोड़ा समय कोडिंग वर्कफ्लो स्ट्रेस टेस्ट करने में दीजिए। अगर ओपन कोड इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई यूजफुल पर रिकवरेबल टास्क पर पैरेलल सेशंस ट्राई कीजिए। एक थ्रेड रिफैक्टर, दूसरा टेस्ट्स लिखे, तीसरा डिफ्स रिव्यू या समराइज करे। मल्टी एजेंट डेमोस इसलिए नहीं क्योंकि वो सेक्सी हैं, इसलिए क्योंकि प्रोडक्शन में वियर्डनेस दिखने से पहले कोऑर्डिनेशन कहाँ अजीब हो रही है यह समझना जरूरी है। अंतिम पॉइंट। अंत में अपनी स्टैक के सपोजिडली बोरिंग टूल्स पर कठोर नजर डालें। पैकेज मैनेजर्स, लिंटर्स, वर्कफ्लो ग्लू, इंफ्रा हेल्पर्स जो सब मान लेते हैं कि हमेशा मौजूद रहेंगे। वही टूल्स हैं जो स्ट्रैटेजिक ओनरशिप आने पर न्यूट्रल नहीं लगते। जहां सेंस हो वहां वर्जन स्पिन करें। यदि वर्कफ्लो क्रिटिकल बाइनरीज पर डिपेंड करता है तो लोकल कॉपीज रखें। ऑल्टरनेटिव्स की जरूरत से पहले ही उन्हें जानें। यह प्रेपर बनने के बारे में नहीं, यह हार्डर टू कॉर्नर होने की स्ट्रैटेजी है। बिगर पिक्चर सिंपल है, कॉर्पोरेट ग्रैब नीचे की स्टैक में जा रहा है। अब सिर्फ मॉडल्स नहीं, प्रोटोकॉल्स, टूलिंग, इन्फ्रेंस, वर्कफ्लो, पब्लिशिंग, मॉडरेशन, सब कनेक्टिव टिश्यू। इसलिए बेस्ट रिस्पॉन्स हाथ मलना नहीं, डिजाइन है। सेटअप ऐसा बनाइए कि प्रोवाइडर्स बदल सकें, परमिशंस इंस्पेक्ट कर सकें, लॉकिंग के आसपास राउट कर सकें और उन हिस्सों पर कंट्रोल रखें जिन पर आप डिपेंड करते हैं। यही आपको तेज भी रखेगा और ओन्ड भी नहीं होने देगा। और ईमानदारी से यह अभी भी इस मोमेंट का फन पार्ट है। जायंट सड़कें खरीद रहे हैं, लेकिन ओपन साइड स्ट्रीट्स अभी भी रियल टाइम में बन रही हैं। अगर आप अटेंटिव हैं, तो चुन सकते हैं कि किस दिशा में चलना है। कॉर्पोरेट ग्रैब से आगे रहने का सबसे अच्छा तरीका है अपने स्टैक की उन पीसेस को ओन करना जिन पर आप रिलाई करते हैं। यही इस एपिसोड में था। आज की बात 5 अलग अलग न्यूज आइटम्स की नहीं थी। यह एक ही कहानी थी जो 5 तरीके से सामने आई। ओपनएआई डेवलपर प्लम्बिंग खरीदना, ओपन कोड ओपननेस को इतना कन्वीनियंट बनाना कि सर्वाइव कर सके, वर्डप्रेस एमसीपी से एजेंट्स को ऑपरेशनल एक्टर्स में बदलना, कर्सर दिखाना कि इन्फ्लुएंस मार्केटप्लेस बन रहा है, मोनार्की नहीं, मेटा का प्लैनेटरी स्केल पर जजमेंट ऑटोमेट करना, अलग डोमेन सेम पैटर्न, दिखावटी डेमो से इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरनीथ के नियंत्रण की तरफ फाइट शिफ्ट हो रही है। तो अगर आप इस एपिसोड से एक बात ले जाएं, तो यह याद रखें। सिर्फ यह मत पूछिए कि कौन सा मॉडल सबसे स्मार्ट है। पूछिए कि वर्कफ्लो किसका है, डिफॉल्ट्स किसके पास हैं, और कौन होल्ड करता है, राउटर कौन चलाता है, और कौन साइलेंटली अनअवॉइडेबल बनता है। यहीं पर वास्तविक पावर सेटल हो रही है। अगर यह पसंद आया, जहां से पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब कीजिए और रिव्यू छोड़िए, सच में मदद करता है।
आप शो नोट्स, एपिसोड आर्काइव्स और फिटनेस टेक से जुड़ी सब चीजें tobionfitnesstech.com पर भी पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं। हम जल्द लौटेंगे ज्यादा सिग्नल, कम हाइप और ज्यादा तरीके लेकर, जिससे आप फुटिंग पर बने रहें जबकि पूरी एआई इंडस्ट्री आपके नीचे की जमीन खरीदने की कोशिश करे। जिज्ञासु रहें, तेज रहें और अगली बार तक आगे बढ़ते रहें।